प्यारे बच्चों, आप जिंदगी में विजयी होना चाहते हैं कि पराजित होना चाहते हैं? पक्का है? तो हमें एक बहुत बड़े महापुरुष ने सिखाया था। वो कहते थे, जिंदगी में अगर विजयी होना चाहते हो तो आपके जीवन में एक कमजोरी होती है और उस कमजोरी को आप जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक विजय का ख्वाब देखना आपको बंद करना पड़ेगा। तो कमजोरी समझना चाहते हैं क्या चीज़ है? वो सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे जीवन में कंफर्ट। क्या कमजोरी है? जो ज़्यादा सुविधा चाहता है, सुविधावादी समझौतावादी होता है। तो जिंदगी में अगर आप सफलता चाहते हो, विजय चाहते हो, तो एक बुराई छोड़नी पड़ेगी और वो बुराई क्या है? कंफर्ट। और इसका अनुभव मुझे खुद है। जब मैं इस गांव में आया था तो मैं 11 वर्ष तक एक घास की झोपड़ी में रहा। जहां मकान है वहां घास की झोपड़ी थी। उसमें कोई पंखा नहीं था, कोई एसी नहीं थी। घास की झोपड़ी में रहता था और मैं यहाँ आश्रम का बना हुआ खाना नहीं खाता था, क्योंकि मेरी मानसिकता में थी कि जो दान देते हैं, ईमानदारी कमाने वाले लोग दान नहीं दे सकते हैं। जो उल्टा सीधा काम करते हैं वही दान देते हैं और उनका अन्न खा करके बुद्धि भ्रष्ट होगी। तो मैं आश्रम का खाना न खा के गाँव में से भिक्षावृत्ति करके खाना खाता था। आज किसी एक घर से आ गया, कल दूसरे घर से आ गया। तो ऐसे खाना लेकर के ये गांव में हमारे गांव वाले लोग हमको 11 बरस तक खाना खिलाए। अलग अलग घर से आते थे। एक सुमित लड़का है, एक यहाँ हकू भाई था, उसका भाई नहीं रहा बेचारा। वो डेली खाना लेकर के बड़े श्रद्धा से आते थे और हमने 11 बरस तक अलग अलग घरों से खाना खाया। उसके बाद 11 साल तक घास की झोपड़ी में रहा। कभी पंखा नहीं देखा, कभी एसी नहीं देखा। तो हमको गर्मी नहीं लगती थी, हमको मच्छर नहीं काटते थे, हमें कोई तकलीफ नहीं होती थी। अब मैं वीआईपी लोग के साथ में रह करके वीआईपी कल्चर आ गई, तो अब हमको गर्मी भी लगती है, अब हमें मच्छर भी काटते हैं और हमें परेशानियां भी होती है। तो इसलिए बच्चों कि जिंदगी में अगर आप विजयी होना चाहते हैं, जो आशीर्वाद जनरल साहब ने दिया है, तो एक जिंदगी का सपना है कंफर्ट छोड़ दो। और जो कंफर्ट का आदी होगा वो विजयी का आदी नहीं हो सकता। बात समझ में आई आपको? तो यहां आप आए, आपको हमने जब पहली शिविर लगाई थी तो बच्चे लोग, हवा चलता था टेंट उड़ जाते थे, लोग खुले मैदान में रहते थे। हम चाहते थे लोग को सशक्त और मजबूत बनाएं। लोग को टॉयलेट आदि भी कुछ नहीं था। अब अभी हमको एनडीआरएफ के लोग टेंट देते हैं लगाने के लिए। हम उनके डीजी और उनकी फोर्स के आभारी। एक बार सब लोग एनडीआरएफ के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा करके आप उनका रिगार्ड्स करिए। कुछ सुविधाएं भी हो गई, फर्श भी हो गए हैं। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि हम टेंट में रहते हैं, यहाँ पक्के मकान भी कुछ है। हमारे फोर्स के आए अफसर लोग, उनके भी रैंक का फर्क हो जाता है कि हम सीनियर ऑफिसर है तो जूनियर वाले के साथ रूम शेयर करेंगे तो मेरा स्टेटस डाउन हो जाएगा। ये ऐसा क्यों लोग रह रहे? तो प्यारे बच्चों, आप ये हमारे गेस्ट हैं, भगवान हैं। हम भी आपके साथ टेंट में रहते हैं। हम भी रात को पूरी रात जगे थे। 4 बजे आकर के उस लाइब्रेरी में गए, तखत पे सोए थे और रात का ट्यूबवेल बोर रात में कराना पड़ा था। एनीवे, तो आप ये मत सोचो कि हम कहीं आराम में हैं और आपको तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सभी लोग उस मिशन की तरफ से चलेंगे, तब करेंगे और देश और समाज के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं उसे करने का प्रयास करेंगे। बैठे जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस पीसी घोष, गुजरात स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र सिंह जी चुडासमा, श्री अर्जुन भाई मोढवाडिया, हमारे इस मिशन के फाउंडर पिलर जनरल जीडी बख्शी, श्री प्रशांत कुमार मिश्रा,
and DIG CISF राजू सर और ऑनरेबल जनरल रणधीर कुमार मेहता सर, प्यारे बच्चों, सभी फोर्स के लोगों, प्यारे बच्चों, मुझे बड़ी खुशी है आप लोग हमारे आमंत्रण पर यहाँ आए। काफ़ी दूर से, नागालैंड से, असम से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, डिफरेंट 26 स्टेट से बच्चे आप लोग यहाँ आए और आ रहे हैं। आपको ये सोचकर चिंतित होंगे कि ये हम यहाँ क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ क्या उद्देश्य है और ये काम क्यों हो रहा है। मैं पहले आपको यहाँ के विषय में संक्षेप में बताना चाहता हूँ। हमें किसी पंडित जी ने बताया कि 5 ज्योतिर्लिंग की चलकर यात्रा करो तो शंकर जी आपको मिलेंगे। हमने 5 ज्योतिर्लिंग की जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग 11,490 किलोमीटर पैदल चल कर के यात्रा किया और गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक 2025 किलोमीटर गंगा नदी को अपने पैरों से चल कर के नापा, लेकिन हमें शंकर जी नहीं मिले। फिर हमें किसी ने सलाह दिया कि आप हिंदी सीखो और संस्कृत सीखो, चूँकि सारा ज्ञान जो है वो संस्कृत भाषा में है। तो सोमनाथ में मेरा 12वां ज्योतिर्लिंग हुआ था, तो यहाँ बताया गया कि मैं काशी जा रहा था संस्कृत पढ़ने के लिए। संस्कृत वैसे मैं घर में हम जब रहते थे तो हमारे यहाँ एक पंडित जी आते थे हमको कुछ संस्कृत सिखाने के लिए। चूँकि हमारी माँ नहीं थी तो हमारी परवरिश हमारी ग्रैंड मदर ने किया, तो उनको ये चिंता थी कि कहीं बच्चे का संस्कार बिगड़ न जाए, तो एक पंडित जी 1 घंटे के लिए हमको संस्कृत सिखाते थे, तमिल भाषा के अंदर और अलग अलग बात में। लेकिन वो हमें कुछ कामयाबी ज़्यादा नहीं मिली थी। बाद में मैंने संस्कृत यहाँ गुजरात में रह के टंकारा में सीखा, हिंदी सीखा, और उसके बाद में हम वहाँ पर रहते थे। हमें पता चला कि इस गांव में ये पूरा जंगल था, यहाँ लोग दिन में आने से उनको डर लगता था। आज बदल गई परिस्थिति इन 15-17 वर्षों के अंदर। तो यहाँ गाय को एक संत जी रखते थे, गर्म पानी पिला देते थे, गाय मर जाती थी तो धौरा जी बाजू में पोल्ट्री फार्म के लिए उसको भेज दिया जाता था। तो मैं पढ़कर पेपर में बहुत दुखी हुआ। तो 28 दिसंबर 2000 को बच्चों में इस गांव में आया था और यहाँ हमने 5236 गाय की गौशाला बनाई। सूरज निकले 1 लाख रुपए रोज का चारा लगता था। मैंने यहाँ एक घास की झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगा। इसके बाद में भूकंप आ गया तो हमें फिर दिल में करुणा आई कि हमें काम करना चाहिए। तो भूकंप में हम गए, 137 ट्रक राशन अपने सहयोगियों से लेकर बांटा, पशुओं के लिए 980 ट्रक चारा दिया और वहाँ हमने 5 गांव बनाए, कुरन, घोड़पर, खारी, बेढ़ार और खारोड़ा, और उसके साथ में 17 स्कूल बनाए। जो गवर्नमेंट स्कूल डिस्ट्रॉय हो गए थे उसको स्कूल को हमने बनाया। इसके बाद में 400 कुएं हमने साबरकाठा जिले के पोसीना क्षेत्र में खुदवाए, 600 चेक डैम बनाए, और ये हमारे जो पोरबंदर से आए हैं अर्जुन भाई, इनके एरिया में बखाला आदि गांव में हमने 50-50 लाख रुपए के काफ़ी तालाब और चेक डैम मुरु भाई मोडवाड़िया के साथ मिलकर काम करके बनाए। जब मैं काम करने लगा तो अब्दुल कलाम को पता चला कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाज के लिए काम कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा संपर्क किया, यहाँ आए और 1 महीना मेरे साथ रहे हम यहाँ और कच्छ में।
खैरनार को पता चला मैं काम कर रहा हूँ तो 5 बरस यहाँ रहे। केपीएस गिल आए, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा भी 4 महीने यहाँ पर रहे। जनरल अरोड़ा मुझे काफ़ी समझाते थे और उन्होंने मुझे बोले कि आप लेट मिले, बहुत प्यार मिला। उन्होंने काफ़ी हमें सोने का कड़ा हरमिंदर साहब में जाकर पहनाया, मुझे गर्व है। और उन्होंने वहाँ इमोशनल स्पीच दिया कि सिख धर्म में 10 गुरु होते हैं और अगर वो गुरुओं की संख्या कम पड़ जाए तो 11वां गुरु इस बच्चे को बना देना। वो आज तक मैं उनकी बात को भूलता नहीं हूँ। बहुत प्यार करते थे। प्यारे बच्चों, इस तरह से सफ़र शुरू हुआ। तो केपीएस गिल, हम दोनों यहाँ घास की झोपड़ी में बैठे थे, विचार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, बेटे ये गाय भैंस रखना ये कोई मूर्खों का काम है। आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ सोचो और पूरे देश में आप एक बार फिर से देखो। उनके साथ हम असम गए, कश्मीर गए और भी स्टेट में गए और हम लोगों ने काफ़ी चिंतन किया। एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ 2-3 दिन रहना है और शर्त होगी एक ही बेड पर सोएंगे, एक ही जगह खाना खाएंगे और कोई बात दूसरे से नहीं करेंगे। मैं गया तो उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा मंदिर आप बनाओ ताकि लोग दर्शन करने आए, और अगर 1000 लोग दर्शन करने आते हैं, शाम को 10 रुपये डाल जाते हैं तो शाम को 10,000 रुपये, लाख रुपए ऐसे मिल जाएंगे आपको। फिर कुछ समय के बाद कहते हैं कि चलो एक बम बनाने की फैक्ट्री बनाते हैं। अलग अलग टाइप के मजाक करते थे। तो हम लोग सो गए। सुबह कहते हैं चलो चलते हैं चंडीगढ़। हम लोग 5 घंटे का सफ़र किए, रास्ते में कोई बात नहीं किया। फिर कहते हैं चलो शिमला चलते हैं। शिमला गए। फिर उन्होंने कहा बेटा एक मैं आपसे कहता हूँ, आप जिंदगी में कभी कोई मंदिर मत बनाओ, कोई आश्रम मत बनाओ। मैं आपसे एक दया की भीख मांग रहा हूँ, आप इस देश के लिए कुछ काम करो। तो हमने काफ़ी सोचा और बोले पहले आप एक स्टडी करो कि देश में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमने 3 महीने का समय लिया, सोचा और पूरे देश में फिर देखा। हमने एक रिपोर्ट बनाया कि इस देश में 11 प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनके सुधरने से देश सुधरता है और जिनके बिगड़ने से देश बिगड़ता है। नंबर 1, पॉलिटिशियन थिंक टैंक। किसी भी पार्टी में लाखों लीडर होते हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी बनाते हैं वो 100, 150, 50 लोग मिलकर बनाते हैं और जो पॉलिसी तय करते हैं वो पूरी पार्टी इम्प्लीमेंट करती है। तो पहला है सुधार, पॉलिटिशियन थिंक टैंक। दूसरा, ब्यूरोक्रेट्स। इस देश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये जो पॉलिसी बनाते हैं, 1,94,00,000 भारत देश के सरकारी कर्मचारियों की संख्या है। उसमें ये 25-50 हज़ार लोग क्लास 1 अफसर और प्लस ये यूपीएससी के आए हुए लोग, ये जो पॉलिसी बनाते हैं वो पूरे देश पर, समाज पर असर करता है। तीसरा वर्ग है कॉरपोरेट। बड़े बड़े औद्योगिक घराने, ये लोग ऐसे मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो हर तरफ अपना सही रखते हैं और जो चाहते हैं वो देश में काम करते हैं और करवाते हैं। चौथा वर्ग है टीवी चैनल, पत्रकार, रिपोर्टर्स। ये इनका क्या इंटरेस्ट है, किस लिए काम करते हैं, इसका एक समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। पांचवा, टीवी सीरियल, फिल्म के मेकर्स, साहित्यकार। आप कैसी फिल्म बनाते हैं, किस तरह से लिटरेचर सोसाइटी को देते हैं और आप कैसे सीरियल बनाते हैं, इसका समाज पर असर पड़ता है। आप देखिए, जब महाभारत रामायण सीरियल चला था, हमने लोगों से सुना कि रोड बंद हो जाते थे। आप किस तरह से सोसाइटी को और मार्गदर्शन करना चाहते हैं,
उसका असर पड़ता है। इसके बाद में आपको मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट के लोग आप किस तरह से देश में माहौल बनाना चाहते हैं, इसका एक असर समाज पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट, महात्मा गांधी जी ने 1921 में एक आर्टिकल लिखा था हरिजन पेपर में कि जब ये देश आज़ाद होगा, डेमोक्रेसी आएगी, तो वहाँ 4 टाइप के डिफेक्ट्स दिखाई पड़ेंगे। नंबर 1, डिफेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन में डिफेक्ट्स आएगा। बर्डन ऑफ गवर्नेंस, प्रशासनिक बोझ का आपको असर दिखाई पड़ेगा। तीसरा, इनजस्टिस, अन्याय अत्याचार का होगा। और चौथा, ट्रिनी ऑफ रिच, अमीर लोग गरीबों की शोषण करेंगे। तो ये 4 प्रकार के डिफेक्ट्स 1921 में गांधी ने लिखा था, ये डेमोक्रेसी में आएंगे। तो इसका हमें इनजस्टिस जो होता है वो लोग को न्याय नहीं मिलता। इसके बाद स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके लाइफ से लोग प्रभावित होते हैं और उनके विषय में जानना चाहते हैं। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल और ट्रस्टी लोग, इनका समाज में काफ़ी असर होता है। तो ऐसे 11 वर्ग के लोग हैं जिनके सुधरने से देश सुधरता है और जिनके बिगड़ने से देश बिगड़ता है। तो इसके लिए कोई एक स्कूल हम बनाते तो 1000, 2000, 5000, 10,000 बच्चों के बीच में सिमट कर रह जाते और पूरी लाइफ आप पढ़ाई करें, कुछ होता नहीं। जिंदगी में जो परिवर्तन आते हैं 1-2 शब्दों से आते हैं। तो इसके लिए पूरे देश में भ्रमण किया जाए और पूरे देश के बच्चों को लाया जाए। उनको, हमारे पास ज्ञान नहीं है, जो देश के जो समझदार लोग हैं उनको ला करके समझाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने 10 फरवरी 2002 को पहली शिविर यहाँ लगाए थे, राष्ट्र कथा शिविर प्रारंभ किए। देश में जिस तरह से भागवत कथा, रामायण कथा होते हैं, उसी तरह से राष्ट्र कथा प्रारंभ किए। तो आचार्य चाणक्य का एक वाक्य समझ में आया, इजी टू गेट सक्सेस बट डिफिकल्ट टू मेंटेन इट। किसी भी काम को करने से सफलता बड़े आसानी से मिलती है, लेकिन उसको लॉन्ग टाइम मेंटेन रखना वो बहुत मुश्किल होता है। तो अब उसको मेंटेन रखने के लिए ज़िंदगी के कुछ इथिक्स, वैल्यूज, कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए। तो हमने जब काम करने का फैसला लिया तो 27 फरवरी 2002 को हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, KPS गिल, जोगिंदर सिंह और इसके साथ में एक मिल करके ये विचार किए। आज वो दुनिया में ये लोग नहीं रहे। तो प्यारे बच्चों, हमने जिंदगी के अपने 5 फैसले लिए। पहला फैसला ये लिया कि हम कभी सरकारी सहायता नहीं लेंगे। हमने जो इतने काम किए, गांव बनाए, स्कूल बनाए, उसमें भी 1 रुपये कभी सरकारी फंड, जबकि 50% गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सब्सिडी दे रही थी, हमने 1 रुपये कभी किसी के पास जा कर के हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगा कि हमें सहायता चाहिए। 5000 गाय रखी। उस समय 10 रुपये एक गाय पर सब्सिडी मिलती थी, 50,000 पर डे सब्सिडी मिलती थी, लेकिन हमने 1 रुपये कभी सरकारी सहायता नहीं लिया। न हमने कभी सरकारी सहायता लिया और न कभी फॉरेन का फंड लिया। तो जिंदगी का पहला फैसला लिया था कि न हम कभी सरकारी सहायता लेंगे और न कभी फॉरेन का फंड लेंगे। जिंदगी का दूसरा फैसला हमने ये सोच समझ करके लिया कि हम कभी विद्या को बेचेंगे नहीं। कोई मुझे लेक्चर, प्रवचन के लिए बुलाएगा तो उसके लिए फीस नहीं लेंगे। विद्या बेचना गौमांस खाने के बराबर है। हमें धर्मशास्त्र में बताया, ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मे षडंगो वेदो ध्येयो जयस्य।
ब्राह्मण का, विद्वान का निष्काम कार्य है कि वो विद्या का प्रचार करे और उसे निःशुल्क सेवा लोगों के पास जाकर के करे। न कभी विद्या को बेचेंगे और न ही कोई मैन्यूअर सिस्टम से, चालबाजी चालाकी से प्रचार प्रसार करेंगे, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी प्रेस वाले को चाय पानी पिला करके या किसी को लांच रिश्वत दे करके अपना आर्टिकल एडिटोरियल लिखाओ। वो मैं लाइफ में कभी करने वाला नहीं हूँ, चाहे कोई जाने या मत जाने। तो ये जिंदगी का दूसरा फैसला, आज तक ये कोई इसका प्रचार प्रसार विशेष नहीं है, तो ये फैसला हमने सोच समझ कर लिया था। जिंदगी का तीसरा फैसला था कि हम कभी कास्ट कम्युनिटी में विश्वास नहीं करेंगे, रीजनलिज्म क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं करेंगे। जो सोचेंगे वो नेशन और ह्यूमैनिटी के विषय में सोचेंगे। आप एक दूसरे के विषय में सोचेंगे, उसके लिए कोई पर्टिकुलर कास्ट और उसकी सोसाइटी के लिए हम नहीं सोचेंगे और न इसके तरफ हम जाएंगे। जिंदगी का चौथा फैसला लिया, हम कभी धन इकट्ठा नहीं करेंगे और न ही कोई चेले चेली की फौज बनाएंगे। किसी को डोरा धागा बांधकर, कंठी माला पहनाकर अपनी फॉलोइंग क्रिएट करना, वो मैं लाइफ में कभी नहीं। आज 17 वर्षों में मेरा कोई पीए नहीं है, मेरा कोई ऑफिस नहीं है। मुझे कहते हुए दुख भी है और गर्व भी है। आज 60-70 वर्ष के पुराने बुजुर्ग इंसान जनरल मेहता साहब, सर 1 मिनट आप लोग सामने खड़े होंगे। ये यूनाइटेड नेशन में काम किए थे, आर्मी इंटेलिजेंस के डीजी थे। ये सारे लेटर हमारा बना देते हैं इस उम्र में और सारी बुक बना देते हैं। जहाँ भेजना सर इनको ईमेल कर दीजिए, इनको ये कर दीजिए, सब कुछ ये बेचारे इस एज में जाकर के करते हैं। और यहाँ आकर के यहाँ मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि मुझसे भी ज़्यादा ये काम करते हैं। दीवालों पर चूना तक इन्होंने अपने हाथ से लगाया है, यहाँ की कलर भी इन्होंने खुद किया है। तो ऐसे स्थिति में आकर के काम करते हैं और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। तो जिंदगी का चौथा फैसला, हमने कभी बैंक में अकाउंट अपने नाम का नहीं खोला था। ये लास्ट ईयर डीमोनेटाइजेशन के बाद पैसे नहीं हुए तो एटीएम आदि की ज़रूरत पड़ी, तो इस उम्र में मैंने पिछली बरस अपने नाम का निजी अकाउंट खोला और उसके पास हमारे पास कोई बैलेंस नहीं था। और ज़िंदगी का पांचवा फैसला हमने लिया था कि मनुष्य है, उसकी कमजोरी होती है। अगर मैं ऐसे रह गया तो लाल पीले कपड़े पहनकर बदमाशी नहीं करूँगा, अगर मैं रह पाया तो ऐसे रह जाऊँगा, नहीं रह पाएगा तो शादी कर लूँगा, लेकिन पर्दे के पीछे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना करके कुकर्म, मुंह काला करके कुकर्म नहीं करूँगा। तो ये 5 व्रत मैंने 27 फरवरी 2002 को लिया था और आज तक इन फैसलों पर हम कायम हैं। प्यारे बच्चों, इन 17 वर्षों की सफ़र में बहुत सी हमने ठोकरें खाई। लास्ट ईयर डीमोनेटाइजेशन का समय था, 3000 रुपये सब्जी वाले को किराया देने के लिए कैश नहीं होते थे। पिछले शिविर में हमको 59 लाख का नुकसान हुआ था। और ऐसे स्थिति में अब हमें जो सहयोग देने की बात है, समाज मुसलमान लोग सहयोग इसलिए नहीं करते चूँकि स्वामी जी हिंदू हैं, ईसाई लोग सपोर्ट नहीं करते चूँकि वो हिंदू हैं। और हिंदू लोग का जो मेरा अनुभव है वो 5 जगह मदद करते हैं। या तो आपके पास कास्ट बेस हो कि बापू अपड़च है, जातिवाद हो, महाराज जी हमारे धर्म के हैं तो आप कुछ भी करो चलता है, उनको मदद मिलती है। दूसरा आपका रिलीजियस बेस हो कि आप धार्मिक संगठन बना लिए हों और लोग उनके साथ रहते हैं। मैं जब पहले शुरुआत की तो मैं धार्मिक लोग के खिलाफ बहुत स्पीच दिया करता था, नाम ले ले करके बोलता था। उसमें कुछ लोग जेल में भी हैं और कुछ ऐसे,
और बहुत सभाएं करता था। तो एक स्वामी जी मेरे पास आए, बोले आप कितना भी हमारा विरोध करो, हम पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक काम करते हैं, इसलिए हमें आपकी कभी बुरा सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने समझाया कि पब्लिक को क्या क्या चीज़ चाहिए और हम सब प्रोवाइड करते हैं, वो अलग बातें हैं। तो प्यारे बच्चों, या तो आपके पास रिलीजियस बेस हो, तीसरा या तो आप कथा करते हो, वहाँ सपोर्ट करते हैं लोग, और चौथा या तो आप चमत्कार बताते हो, जैसे आज जो निर्मल बाबा, साईं बाबा सब करते हैं, और पांचवा या तो आपके पास पावर हो। ये 5 चीज़ है तो आपको पैसा मिलता है, और नहीं है तो हमारे पास ये 5 चीज़ नहीं है। इसलिए ये स्थिति मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए हैं, ये आपका कैंपस है। हमारे लिए वीआईपी मंच पर बैठे हुए लोग नहीं हैं, और हमारे लिए वीआईपी आप हैं, चूँकि हमारा उद्देश्य आप हैं, हमारा उद्देश्य ये लोग नहीं हैं। हम आपके लिए रात दिन लगे हैं और आपके लिए सोचते हैं। तो इसलिए ये सोचना, ये सारा कैंपस आपका है, यहाँ का नुकसान आपका नुकसान है, और यहाँ का फ़ायदा आपका फ़ायदा है। प्यारे बच्चों, आपको ये हमेशा सोचना है कि आप यहाँ आए हैं तो कुछ सीखने के लिए आए हैं। आपको इन 8 दिनों के अंदर अपने एक्सपीरियंस एक पेज में लिखना है। आप कॉपी पेन लेकर आए या नहीं आए हैं? तो आप ये 4 बातें लिखिए, आपको क्या करना है। नंबर 1, हम यहाँ शिविर में जाकर के हमने क्या सीखा। आप इस पर एक पेज का अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे कि हम यहाँ शिविर में आकर के हमने क्या सीखा। दूसरी बात, हमने यहाँ शिविर में आकर के क्या किया। हमने अच्छा किया, बुरा किया, किसी से लड़ाई किया, झगड़ा किया, या किसी का सपोर्ट किया। हमने क्या क्या गलत काम किए, हमने अपनी गलतियों को क्या सुधारा। तो सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में गलती को सुधारने की क्षमता पैदा करना। तो ये दूसरा काम आपको लिखना है, हमने क्या किया। तीसरी बात, आप ये लिखिए कि हमको समूह में रह करके हमने क्या सीखा। आप घर में अकेले रहते हैं या 2-4 लोगों के साथ रहते हैं, यहाँ इतने लोगों के साथ रह करके आपने क्या सीखा। और चौथी बात लिखिए कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, उसमें कुछ बनने के लिए यहाँ आने से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। क्या उद्देश्य है, क्यों हम आए हैं। इन 4 बातों पर हमें 4-4 पेज आपके विचार चाहिए, ताकि हम उसे पढ़ सकें, समझ सकें और अपने कामों में परिवर्तन ला सकें। तो प्यारे बच्चों, ये उद्देश्य के लिए आपको यहाँ काम करना है। तो इतने संकट और मुसीबत से आप देखिए, कल आए, पानी खत्म, रातों रात हमने बोर करवाया, पाइप टूट गई थी, उसका रिपेयरिंग किया नहीं, वही अलग बात। जगह जगह से आए, समस्याएं आती, उसको हम गिना नहीं रहे। लेकिन एक कठिन काम करने से समस्या समाज में ये आती है, या तो आप किसी पार्टी के साथ एसोसिएट होकर के काम करो, या तो आप फॉलोवर बना करके काम करो, या आप टीम बनाकर काम करो। अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो समाज में वो चीज़ नहीं मिलती है, सहयोग जो आप अपेक्षा रखते हैं। लेकिन फिर भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि भारत सरकार के जिन लोगों ने हम पर विश्वास किया है, उन विश्वास को देख करके इन सारी कमजोरियां हम 1 मिनट में भूलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे गर्व है
कि मैं इसरो चेयरमैन, रात को 2 बजे भी मैं उनको फ़ोन करता हूँ, फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं स्वामी जी मैं आपका पीएस हूँ, आप जो कुछ बताया करो हम करने के लिए तैयार हैं। ये सम्मान मैं जानता हूँ बहुत बड़े लोगों को नहीं मिल सकता है। जब मैं जाता हूँ दिल्ली में बीएसएफ, सीआरपीएफ डीजी से मिलने के लिए, एनडीआरएफ डीजी से मिलने के लिए, तो मुझे गर्व होता है कि हमको नीचे तक बेचारे ऑफिस में जहाँ होते हैं छोड़ने आते हैं और कुछ तो आते हैं लेने के लिए भी आ जाते हैं। मैं समझता हूँ ये सम्मान देश में बहुत कम लोगों को मिलता होगा। 15 अगस्त 26 जनवरी को इसरो जैसा संस्था हमको चीफ गेस्ट बनाया, तो मैं इससे समझता इससे बढ़ कर के कोई दुनिया का काम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अभी मैंने पूरे साल में पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेक्चर दिए, आर्मी में जाकर के हमने बातें की। जो एक दिन 365 दिन बच्चों ये शिविर है, शिविर को छोड़ करके मैंने कभी भी 3 नाइट एक बिस्तर पर नहीं सोया है। मैंने पूरा साल भर का शेड्यूल 2017 में क्या किया है मैंने फेसबुक पर भी डाल दिया। तो लोग कहते साल भर आप करते क्या हैं, तो भी देखें हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, एक एक मिनट का हम हिसाब रखते हैं। अब